ओके डन, पूरा दिन इसमें नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो पहले का आंसर क्या होना चाहिए? पहले का आंसर क्या होना चाहिए? सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, दूसरे का आंसर क्या होना चाहिए बताइए मुझे। दूसरे का आंसर होगा डी। थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर होगा सी। फोर्थ वन? वीर सिंह। मैं नहीं लिखवाऊंगा तो मतलब क्या? मैं नहीं लिखवाऊंगा तो वो आएगा नहीं क्या? यहाँ जुडिशियल नेग्लेक्ट की जगह करना, हाँ नोटिस, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर फिफ्थ का? सिक्स का बताइए। बी। सातवें का? आठवां? नौवां? दसवां? ठीक है। नहीं, मैंने ये नहीं बताया था, तुम लोगों ने एज्यूम किया था। एलिमेंट्स आर सेम, मैंने बोला था एलिमेंट्स सेम है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 26। एलिमेंट्स आर सेम। 26 में अगर वो मर जाएगा तब आएगा, वो मरा नहीं है अभी तक, उसके एलिमेंट सेम हो सकते हैं। कितने सही हुए मुझे वो बताइए। सिक्स वाले का है बी। बी, ठीक है। कितने सही हुए हैं मुझे बताइए ऑनेस्टी। नो, कितने सही है? 8, ठीक है। इसको वो करना, हियर्स एविडेंस। अरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो मत बोलिए ये बात। हाँ हिंदी मीडियम में तो सही है, इंग्लिश में तो चल नो सही है, ठीक है भाई। जिस भी बच्चे के 8 से कम है वो बच्चे मेहनत कीजिए। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे कितने? यार हर चीज थोड़ी लिखवाई जाएगी आपको, खुद से भी तो एफर्ट कीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लिखवाऊंगा आपको, हर चीज नहीं लिखवाऊंगा। जनरल रूल की बात कर रहे हैं ना हम, बस वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल रूल्स, हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे। पहला आंसर जो था, पहले आंसर में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर आंसर हमारा सी क्यू सही हुआ, क्योंकि देखिए जो रीजन लिखा हुआ है उसका, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है ऑलवेज, तो ऑलवेज नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो एविडेंस दे सकते हैं, यू कैन एड्यूस द एविडेंसेस। द सेकंड थिंग, जो दूसरा सवाल था, दूसरे सवाल में हमारा डी आंसर क्यों हुआ? क्योंकि हम पर्सन्स के बैड कैरेक्टर को क्या एविडेंस नहीं दे सकते तब तक। क्यों? और हम कब देंगे? रिप्लाई में देंगे, जब हम जवाब दे रहे हैं उसका, तब हम बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं। तीसरा देखिए, अकॉर्डिंग टू अच्छा इंडियन एविडेंस 72, द कोर्ट विल टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ ए फैक्ट। इसका क्या आंसर है? इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव इट। फोर्थ देखिए, केस रिलेटेड जुडिशियल नोटिस, वीर सिंह। दिस इज वेरी लैंडमार्क एंड फेमस जजमेंट। इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि मुझे यहाँ पे देना था ये सवाल। मैं चाहता था कि आप लोग भी थोड़ा सा देख के आए कि कितनी तैयारी करते हैं। 8 से कम जिनके हैं वो मेहनत कीजिए प्लीज। 8 से कम किसके क्लास में? 8 से कम ऑनेस्टी के साथ बताइए। लेस देन 8? 7। 8 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वी वुड कंडक्ट 2 टेस्ट एवरी डे। ये पेपर्स है मेरे पास, जो लोग नहीं आए आज कल मुझसे पेपर ले लीजिएगा। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। और कभी भी बात हो जनरल रूल की या एक्सेप्शन की, ऑलवेज गो विद द जनरल रूल। एक्सेप्शंस में बाद में जाना, पहले आप जाइए सामान्य नियम में। कभी कभी क्या होता है एमसीक्यू जब हम सोल्व करते हैं तो उस टाइम हमें लगता है हाँ उसका भी दे सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ जनरल रूल। सामान्य नियम क्या है आप वो देखिए, और सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए। इज इट राइट?
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिखिए, हेडिंग डालिए, व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियर्स एविडेंस। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ हियर्स एविडेंस। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ हियर्स एविडेंस। अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद क्या है? अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद क्या है? बट सर जनरल रूल के हिसाब से तो फर्स्ट में बेड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता है ना, पर जो फर्स्ट वाला है उसमें आप एक वर्ड देखेंगे, सर्व, ऑलवेज, सर्वदा, वो वर्ड इंपोर्टेंट है। आप जनरल रूल को डिफाइन थोड़ी कर सकते हैं, क्या हमेशा ही होता है? क्या नहीं यार, हमेशा नहीं होता है। उस वाले रीजन देखिए, ये असर्शन और रीजन वाले जो सवाल आते हैं ना, इनमें हमेशा देखिए व्हाट वुड बी द मोर लॉजिकल आंसर टू इट। लॉजिकल आंसर देखिए, फर्स्ट में डालिए रेस जस्ट है। अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद क्या है? व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियर्स एविडेंस। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, रेस जस्ट है। रेस जस्ट है सेक्शन 4, सेक्शन 4, रेस जस्ट है सेक्शन 4, रेस जस्ट है सेक्शन 4। आगे लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन, मृत्युकालीन कथन, मृत्युकालीन कथन, डाइंग डिक्लेरेशन। इसमें आप लिखिए सेक्शन 26, सेक्शन 26। तीसरा लिखिए, एडमिशन एंड कन्फेशन, स्वीकृति व संस्वीकृति, स्वीकृति व संस्वीकृति, स्वीकृति व संस्वीकृति। कहां से कहां तक है सर ये? 15 से 25, 15 to 25 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम। चौथा लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु आर डेड, हु आर डेड एंड नॉट फाउंड, स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु आर डेड एंड नॉट फाउंड, वह व्यक्ति जो कि मर गए हैं या मिल नहीं रहे हैं, वह व्यक्ति जो कि मर गए हैं या मिल नहीं रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु आर डेड और नॉट फाउंड, इसमें लिखिए ब्रैकेट में सेक्शन 26 क्लोज बी, 26 क्लोज बी, 26 क्लोज बी टू क्लोज एच, 26 के बी से लेकर 26 का एच। पांचवा लिखिए, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 28, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां, लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां, लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पॉइंट नंबर 6 लिखिए, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति की राय, तीसरे व्यक्ति की राय। ये कहां से कहां तक है सर? 39 टू 39 टू 39 टू 45। क्लासेस में इतनी बार रिपीट होता है, अगर कोई बच्चा कंसंट्रेशन होकर क्लास में बैठ रहा है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली यहीं पे याद होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इतनी बार रिपीट कर देते हैं सेक्शंस को। मैं खुद इतनी बार रिपीट करता हूँ पीछे जाके, आगे जाके, कि यार ये सेक्शन क्या था, वो सेक्शन क्या था। अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्लास में बैठते हैं, देन यू विल कम टू नो कि हाँ, चीजें जो है वो पकड़ में आ जाएगी साल भर में के अंदर अंदर तुम्हें सारी। नेक्स्ट चार्जेस जो होगा वो हमारा होगा, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रख के चलिए। एक लिखिए, प्रोवाइजो टू सेक्शन, प्रोवाइजो टू सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइजो टू सेक्शन, सेक्शन 55, प्रोवाइजो टू सेक्शन 55, धारा 55 का अपवाद, धारा 55 का अपवाद, धारा 55 का अपवाद। कल मैं पता नहीं किसका एक ऐसे रैंडम, कल क्या ना, मैं घर पहुंचा 5 बजे, मैंने खाना वाना खाया और मैं सो गया, सीधा 8 बजे उठा। फिर शाम को अब नींद कैसे आएगी, पूरा स्लीपिंग रूटीन साइकिल तो बिगड़ गया था। 8 बजे उठा, आपका पेपर वगैरह मैंने सेट किया, और फिर रात को 10-11 बज गए इसी काम में। फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब पे रैंडम स्क्रॉल कर रहा था, तो मैं एक वीडियो के उसमें आया, मैं नाम नहीं लूंगा किसका था, तो इट्स ए वेरी कोई टीचर अपने राजस्थान के, उन्होंने 2-2.5 घंटे के अंदर पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम खत्म कर रखा था। तो उसके ऊपर किसी ने कमेंट का वीडियो बनाया था कि साक्ष्य अधिनियम कैसे 2-3 घंटे में आप खत्म कर सकते हैं, 170 सेक्शन आप कैसे 3 घंटे में पूरे खलास कर सकते हैं। तो उसने बहुत सार्केस्टिक वे में उसने बात कर रखी थी। मुझे उसका तरीका ठीक लगा कि यार, आप 3 घंटे में पढ़ा सकते हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को?
3 घंटे में पूरा डायरेक्ट डिक्शन खत्म नहीं होता अपना। 3 घंटे में अपना सेक्शन 9 नहीं हुआ, सेक्शन 9 में भी अपने 4-5 क्लासेस ले ली, तो 3 घंटे में पूरा भारतीय साक्षी अधिनियम कैसे खत्म हो सकता है? हाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम जज नहीं बन पाओगे। खत्म तो हो जाएगा, यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। आप जब तक वो उतना टाइम और एफर्ट नहीं देंगे सब्जेक्ट्स को, यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। मैं तो आपको साफ बताऊं, वो उसने भी जो भी इसने भी वीडियो बनाया था उसने भी ये बात बोली थी। ठीक है, एक सवाल लिखिए, इस डाइंग डिक्लेरेशन is actually an exception to the rule of hearsay evidence. Is dying declaration is actually an exception to the rule of hearsay evidence. क्या मृत्युकालीन कथन वास्तविक रूप में अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद है। अब इसको समझिएगा सर, देखिए ये चीज कहीं पूछी नहीं जाती, लेकिन ऐसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या होता है। मैं इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में, लेकिन मैं दोबारा से एक बार डिस्कस करता हूँ। हम लोग आगे चलेंगे, 10 से 15 मिनट दूंगा इस फाइनल टॉपिक को। देखिए सर, क्या डायरेक्ट एक्सेप्शन होना चाहिए? सवाल ये है, जैसे सर ए ने शॉट किया है ना बी को, ए ने सर बी को क्या मारी? गोली मारी, शॉट किया। बी मरता, उसके पहले उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब थे सी, इसने मरने के पहले बताया कि भाई ए ने भाई मेरे को गोली मारी है, ठीक है ना, ए हैज किल्ड मी, इन्होंने खुद ने बोला कि भाई मेरे को मारा है। अगर आप सी का एविडेंस देखेंगे, अब आप सी का एविडेंस कोर्ट में लेके आइए, सी का जो स्टेटमेंट है जो कोर्ट में वो देंगे, आप मुझे बताइए कि डायरेक्ट है या हियर से है? क्योंकि सर बी ने तो डायरेक्ट बताया ना इसको। सवाल तो ये है ना कि सर बी ने तो इसको डायरेक्ट बताया ना, लेकिन हम इसको एक्सेप्शन क्यों कह रहे हैं? मतलब सवाल ये है, जब भैया जब डायरेक्ट ही उसने बता दिया उसको, तो हम इसको हियर से का अपवाद क्यों कह रहे हैं? हियर से एविडेंस क्यों कह रहे हैं? हम इसको अनुसूत साक्ष्य क्यों कह रहे हैं? सवाल ये है, बात समझ में आई? कि जैसे उसने बोला, सवाल ये था, जैसे अब ऐसे ऐसे समझिए, अगर सवाल ऐसा होता कि हु शॉट बी, बी को किसने गोली मारी, तो सी क्या बोलेगा? सर मुझे बताया बी ने कि उसको ए ने गोली मारी। दिस इज हियर्स एविडेंस, ये तो हियर्स एविडेंस है। लेकिन अगर आप इस चीज को ऐसे बोलें, ट्रायल के टाइम अगर आप इस चीज को ऐसे कहें, जब विचारण चल रहा है इस पूरे मामले का, और इस बात को आप अगर इस तरह से रखें, जैसे कि ए ने अपने मृत्यु के कारण के बारे में क्या बताया, जैसे ना बी ने अपने मृत्यु के कारण के बारे में क्या बताया, व्हाट डिड बी टेल अबाउट हिज कॉज ऑफ डेथ। तो कॉज ऑफ डेथ तो डायरेक्ट बताई ना उसने। बात समझना, सवाल दो पहलू है भाई। सवाल ये है कि हाँ भाई बी को किसने गोली मारी, तो फिर वो कहेगा कि सर मुझे ए ने बताया, मतलब मुझे बी ने बताया कि उसको ए ने गोली मारी। दिस इज द हियर्स एविडेंस। लेकिन अगर उसको कहे कि क्या कॉज ऑफ डेथ बताया आपको, किस ट्रांजेक्शन में उसकी डेथ हुई, तो सर उसकी डेथ हुई क्योंकि ए ने उसको गोली मारी। अगर आप ये कहो तो यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ तो डायरेक्ट, अरे सर मृत्यु का कारण है वो तो डायरेक्ट बताया इसने से। क्या सी ने डी को बताया क्या? ये होता नहीं हियर से, तो ये तो डायरेक्ट ही है। अगर कोई भी फैक्ट सुना है तो खुद ने सुना है, देखा है खुद ने देखा है, गोली मारते हुए नहीं देखा है, लेकिन बात तो डायरेक्ट खुद ने सुनी है ना। अगर कोई भी चीज इंद्रियों से सुनी है, अगर कोई भी चीज अपने सेंसेस से सुनी है, तो खुद ने सुनी है। अगर आप पूरे के पूरे फंडामेंटल्स को देखेंगे तो आपको लगना चाहिए कि यार हियर्स डायरेक्ट डिक्लेरेशन को हियर्स एविडेंस का एक्सेप्शन नहीं बताना चाहिए। लेकिन इसको क्यों बताया जाता है? इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। एक्सेप्शन क्यों बनाया कि देखिए ऐसी चीज है कि, और एक्सेप्शन क्यों इसको बनाया गया है? सिंपल सा एक रूल ये समझिए कि इसको एक्सेप्शन इसलिए हम लोग मानते हैं, एक्सेप्शन मानते हैं क्योंकि जो पर्पस है पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, अगर आप पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक पर्पस देखोगे तो वो पर्पस क्या है? वो पर्पस ये है कि गिल्ट ऑफ अक्यूज को प्रूव करना। इसका प्रूव करना,
गिल्ट ऑफ अक्यूज को प्रूव करना। और यूजुअली क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर आप लॉजिकली सोचे तो सी ने देखा है मारते हुए? क्या सी ने गोली चलते हुए सुनी है? क्या सी ने उसको मार के भागते हुए देखा है? नहीं। उसे डायरेक्ट सुना है ना। देखिए डायन डिक्लेरेशन जब हम बात करते हैं किसकी, डायन डिक्लेरेशन की, जब आपने पता होगा डायन डिक्लेरेशन में बहुत सारी इरेगुलरिटीज भी है, उसमें बहुत सारी विशुद्धियां भी हैं। मैंने बताया था कि क्या पता हो किसको मरते समय जाते समय किसी को इनकल्कुलेट करके जाना चाहे। और हमने ये भी सुना है कि सर बहुत सारी अशुद्धियां दी हुई है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं किसके अंदर, डायन डिक्लेरेशन के कंसेप्ट में। वो किस मेंटल स्टेट में था, यू नेवर नो। आपने खुद ने देखा है? नहीं देखा है। क्या गोली मारते हुए देखा है? नहीं देखा है। क्या उसके स्टेटमेंट, क्या उसका मेंटल स्टेट था, क्या उसका परसिवेंस था उस टाइम पे, आपको पता है? किस सेंसेस में उसने स्टेटमेंट दिया, आपको पता है? तो इसलिए उसको क्या बोला है, हियर से एविडेंस। रीजन समझ में आया? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सामने वाली पार्टी किस इसमें है, लेकिन उसका स्टेटमेंट जो है, उसका जो स्टेटमेंट है, उसका स्टेटमेंट किससे डील कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट इसको दिया है इसने, ये किससे डील कर रहा है, फैक्टिंग इशू के साथ। ये विवादक तथ्य के साथ में सीधा संबंधित है। सीधा सीधा संबंधित है या नहीं है सर? अरे डायरेक्टली रिलेटेड है ना। सवाल ये है, ए हैज इंटेंशन टू किल बी। सर क्रिमिनल केसेस में अफर्मेटिव सेंस में हम बनाते हैं इशू, ए हैज इंटेंशन टू किल बी, जैसे हमने उसमें पढ़ा है। आपने अगर देखा हो, आपने किसमें देखा हो, आपने सेक्शन 3 के उसमें जो डेफिनेशन दी हुई है 2 के जी में, अब ये याद करना स्टार्ट कर दीजिए डेफिनेशन क्लोज कहां पे कौन सा दिया। 2 के जी में आपने पढ़ा है कि सर, 2 के जी में हमने पढ़ा कि फैक्टिंग इशू की जो परिभाषा दी हुई है, उसके जो लिस्टेशंस हैं, उसमें हमने पढ़ा कि भैया अफर्मेटिव सेंस में फैक्टिंग इशू बनते हैं। जब फैक्टिंग इशू डायरेक्टली बन रहे हैं, जब फैक्टिंग इशू को हम स्पष्ट बना रहे हैं वहां पे, तो हमें एक बात समझ में आती है कि ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किससे डील करता है। इसलिए ये चीज क्या बन गई, रिलेवेंट। हियर से है फिर भी क्या बन गई, रिलेवेंट। और जैसे ही कोई चीज हियर से है, लेकिन अगर वो चीज फैक्टिंग इशू के साथ में डायरेक्ट संबंध स्थापित कर रही है, डायरेक्ट एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रही है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सेप्शन तो है, लेकिन इस रिलेशन की वजह से ये क्या बन गया, अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये एक एक्सेप्शन बन गया। हियर से एविडेंस होने के बावजूद भी क्या बन गया, एक्सेप्शन बन गया हियर से का, और इसको हम लोग एडमिसिबल मानते हैं। बात समझ में आई? वरना डायरेक्ट डिक्शन क्या होना चाहिए था, जो डायरेक्ट डिक्शन है वो तो डायरेक्ट होना चाहिए था ना। इसको इनडायरेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि ये डायरेक्ट डील करता है फैक्टिंग इशू के साथ में। जैसे सुसाइड नोट मिला, शरद प्रतिजन शारदा के अंदर भी बोला गया था कि सुसाइड नोट को भी हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिक्शन कहेंगे। ठीक है, कुशाल राव के साथ में भी बहुत सारे जजमेंट्स है, इसमें अलग अलग प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किए, लेकिन जिस केस में सबसे पहले बोला गया कि सुसाइड नोट भी क्या होगा, डायरेक्ट डिक्शन होगा, वो शरद प्रतिजन शारदा से ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ था। और जब ये सिद्धांत वहां से प्रतिपादित हुआ, तब हमें समझ में आया कि हाउ द थिंग्स शुड वर्क इन ए सर्टेन वे और इन ए सर्टेन डायरेक्शन। डन? इज इट ऑल राइट टू ऑल ऑफ यू? ओके, थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। लिख लीजिए, the deceased person who is giving the statement, the deceased person who is giving the statement under dying declaration, मृत व्यक्ति द्वारा मृत्युकालीन कथन मृत्युकालीन कथन मृत्युकालीन कथन मृत्युकालीन कथन उसके मृत्यु के कारण के बारे में दिया गया है, उसके मृत्यु के कारण के बारे में दिया गया है, तथा ये प्रत्यक्ष साक्ष्य है, तथा ये प्रत्यक्ष साक्ष्य है, तथा ये प्रत्यक्ष दिया गया है, तथा ये प्रत्यक्ष साक्ष्य है। क्या लिखवाया था मैंने,
डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन with respect to his cause of death, with respect to his cause of death, with respect to his cause of death, it is a direct evidence, it is a direct evidence, it is a direct evidence. However, it is a direct evidence. However, हालांकि पूर्ण विराम करते हैं, हालांकि comma, however, the statement given here, however, the statement given here is might be affected with some irregularities of diet declaration. It might be affected with some irregularities of diet declaration. हालांकि ये कथन मृत्युकालीन कथन की विशुद्धियों से ग्रसित हो सकता है। हालांकि कथन मृत्युकालीन कथन की विशुद्धियों से ग्रसित हो सकता है। इसलिए इसे therefore such statement is known as hearsay evidence. इसलिए इसे अनुश्रुत साक्ष्य माना गया है। इसलिए इसे अनुश्रुत साक्ष्य माना गया है। पैराग्राफ चिन्ह लिखिएगा। अनुश्रुत साक्ष्य माना गया है। पैराग्राफ चिन्ह लिखिएगा। मृत्युकालीन कथन को अपवाद के रूप में, मृत्युकालीन कथन को अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद के रूप में माना जाता है। मृत्युकालीन कथन को अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद के रूप में माना जाता है। The Dying Declaration considered as exception to the rule of hearsay evidence. The Dying Declaration considered as the exception to the rule of hearsay evidence. The reason being, इसका मुख्य कारण यह है कि the reason being, such statement is directly related to the reason being, such statement is directly related to the fact in issue. इसका मुख्य कारण यह है कि यह कथन प्रत्यक्ष रूप से विवादक तथ्य के साथ जुड़ा हुआ होता है तथा यह कथन प्रत्यक्ष रूप से विवादक तथ्य के साथ जुड़ा हुआ होता है to the fact in issue, and due to this, Dying Declaration considered as an exception to the hearsay evidence. Due to this, Dying Declaration considered as an exception to the hearsay evidence. इसलिए मृत्युकालीन कथन को अनुचित साक्ष्य का अपवाद माना गया है। इसलिए मृत्युकालीन कथन को अनुचित साक्ष्य का अपवाद माना गया है। Hence, it is relevant under section 26. Hence, it is relevant under section 26A. Hence, it is relevant under section 26 है। अतः ये धारा 26A के अंतर्गत सुसंगत होगा। ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर। समझ में आ गया ये बात कि क्यों हम इसको एज एन एक्सेप्शन रिकॉग्नाइज करते हैं। व्हाई वी आर रिकॉग्नाइजिंग दिस एज एन एक्सेप्शन टू द रूल। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। कल 8:15 से अगर आप लेट हो तो प्लीज मत आइएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कोर्ट में लेट पहुंचेंगे तो फिर तो आपकी वकील लोग पूरा ऐसा तहस-नहस कर देंगे आपकी इमेज को। फिर वो मेरा भी नाम खराब करोगे आप कोर्ट जाके कि कहाँ से पढ़ के आए हैं, कौन कहाँ से कोचिंग से पढ़े हैं, मैडम अभ्युत्थान से पढ़े हैं। पंचुअलिटी होनी चाहिए। अगर आप पंचुअल नहीं है तो जुडिशियल फील्ड
नॉट फॉर यू। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5। चैप्टर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 5। प्लीज बैरेक्ट लेके आइए। चैप्टर 5 अध्याय 5, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या बोलते हैं इसे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इन दिस क्लास वी वुड डिस्कस, इन दिस क्लास वी वुड डिस्कस, और ये जब लेक्चर चलेंगे आगे हम ये समझेंगे कि डॉक्यूमेंट्स की इतनी वेटेज क्यों होती है एविडेंस के अंदर, व्हाई वी आर गिविंग सुपरमेसी टू द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रायर टू द ओरल एविडेंसेस। हमने जैसे सेक्शन 54 के अंदर पढ़ा, और वो डिक्लेरेटरी प्रोविजन था वहां पे। सेक्शन 54 में हमने पढ़ा कि सर आप सारे फैक्ट्स को प्रूव कर दीजिए ओरल एविडेंसेस के थ्रू एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये लिखा हुआ था कि भैया जो दस्तावेज की अंतर वस्तु है उसको छोड़ दो, बाकी सबको किसके थ्रू प्रूव कर दो? मौखिक साक्ष्य से प्रूव कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब होता क्या चीज है कि देखिए यहां पे हम समझेंगे कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। वी वुड डिस्कस एवरीथिंग हियर। कुछ टॉपिक्स आप प्लीज इसमें लिख लीजिए। पहला लिखिए ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। दस्तावेजी साक्ष्यों को ग्राह्यता, दस्तावेज साक्ष्यों के ग्राह्यता व विश्वसनीयता से संबंधित आक्षेप, ग्राह्यता व विश्वसनीयता से संबंधित आक्षेप। दस्तावेजी साक्ष्यों की ग्राह्यता, चैप्टर 5 स्टार्ट किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों के ग्राह्यता व विश्वसनीयता से संबंधित आक्षेप। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। सेकंड, व्हाई ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड। मौखिक साक्ष्यों को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? मौखिक साक्ष्यों को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? व्हाई ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड। ये सब जो सब हेडिंग्स में लिखा रहा हूं ये इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है ना सर, ये मेंस में नहीं पूछेंगे सब चीजों को, बट दे विल आस्क सर्टेनली इन द इंटरव्यू। आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपके जुडिशियल फील्ड में। व्हाई ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड। द थर्ड पॉइंट इज what is the cardinal principle regarding the documentary evidence? What is the cardinal principle regarding the documentary evidence? What is the cardinal principle regarding the documentary evidence? Cardinal principle with regarding the documentary evidence section क्या आएगा इसमें? 50 सेक्शन 59 करना ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्या 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 करेंगे आप लोग? सेक्शन 59 करेंगे। ठीक है, हिंदी में लिखिए प्लीज। हिंदी में लिखिए। हिंदी में लिखिए। दस्तावेजी साक्ष्य संबंधित, दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित मुख्य सिद्धांत क्या है? दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित मुख्य सिद्धांत क्या है? पॉइंट नंबर 4 लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एविडेंस? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एविडेंस? प्राथमिक साक्ष्य से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक साक्ष्य से आप क्या समझते हैं? इसमें लिखिएगा सेक्शन 57। इसमें लिखिएगा सेक्शन 57। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी एविडेंस? इसमें लिखिएगा सेक्शन 58। द्वितीयक साक्ष्य से आप क्या समझते हैं? 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 व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी एविडेंस? इसमें लिखिएगा सेक्शन 58। छठा पॉइंट लिखिए। When secondary evidence is allowed, when secondary evidence is allowed, when secondary evidence is allowed, when secondary evidence is allowed,
सेक्शन 60 and 61, सेक्शन 60, इसमें सेक्शन 60 लिखिए, सेक्शन 60 when secondary evidence is allowed, सेक्शन 60 सातवां लिखिए, अदर प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य को कब मंजूर किया जाएगा, द्वितीयक साक्ष्य को कब मंजूर किया जाएगा, सेक्शन 60 लिखना है इसमें, द्वितीयक साक्ष्यों का मंजूर किया जाएगा। सातवां पॉइंट लिखिए, अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्यों संबंधित अन्य प्रावधान, अन्य प्रावधान, अन्य प्रावधान, अन्य प्रावधान। आठवां लिखिए, आठवां लिखिए, हाउ टू प्रूव ए डॉक्यूमेंट, दस्तावेज को कैसे साबित किया जाएगा, दस्तावेज को कैसे साबित किया जाएगा, हाउ टू प्रूव ए डॉक्यूमेंट, दस्तावेज को कैसे साबित किया जाएगा, दस्तावेज को कैसे साबित किया जाएगा। इधर लिखिए हैंड राइटिंग और सिग्नेचर, हस्ताक्षरित व हस्तलिखित, हस्ताक्षरित व हस्तलिखित। इसके प्रावधान लिख लीजिए, कौन कौन से प्रोविजंस वी हैव टू डिस्कस इन दैट थिंग। इसके प्रावधान नोट कीजिए, इसके प्रोविजंस लिखिए, कौन कौन से प्रोविजंस हमको इसमें याद करने हैं और इसमें लिखने हैं। इसमें लिखिए आप 39, 41, 65, 72, इसमें प्रोविजन लिख दीजिए, हस्ताक्षरित व हस्तलिखित। भाई दस्तावेज साबित करना है तो किसकी हैंड राइटिंग भी देख सकते हो और सिग्नेचर से भी आप प्रूव कर सकते हो। चार प्रोविजन से 39, 41, 65, 72। इधर लिखिए, इधर लिखिए, बाय अटेस्टेड विटनेसेस, बाय अटेस्टेड विटनेसेस, बाय अटेस्टेड विटनेसेस, बाय अटेस्टेड विटनेसेस, अनुप्रमाणित साक्षी द्वारा, अनुप्रमाणित साक्षी द्वारा, अटेस्टेड विटनेसेस, अनुप्रमाणित साक्षी द्वारा। इसमें लिखिए 67, 68, 67, 68, 69, 69, 70 और 71। ये चारों पांचों सेक्शन। भाई दस्तावेज को साबित करना है, भाई जिसने अटेस्ट किया होगा डॉक्यूमेंट को वो आके देख बता पाएगा ना कि सर ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल था, मैंने इसमें साइन किया है। ठीक है, हाउ टू प्रूव ए डॉक्यूमेंट, दस्तावेज को कैसे साबित करना है इसको करना है। ठीक है ना। नाइन्थ डालिए, नाइन्थ में लिखिए पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट, लोक और प्राइवेट दस्तावेज, लोक और प्राइवेट दस्तावेज, लोक और प्राइवेट दस्तावेज। 74 लिखना है इसमें, इसमें क्या आएगा सर 74। आगे लिखिए 10वां, presumptions as to the genuineness of document, presumptions as to the genuineness of document, presumptions as to the genuineness of document, presumptions as to the genuineness of document। लिखिए इसमें दस्तावेजों, दस्तावेजों
के असली होने के बारे में उपधारणा, दस्तावेजों के असली होने के बारे में उपधारणा, दस्तावेजों के असली होने के बारे में उपधारणा। ये कहां से कहां तक है सर? 78 टू लेकर 93, 78 से अर्लियर इट वाज 79 टू 98, तो अब क्या बन गया है 78 टू 93। ठीक है, 10वां पॉइंट लिखिए। 11वां कौन सा है? 11वें में लिखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यहाँ पे हम बहुत सारे जजमेंट्स पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। जब हम करेंगे वी वुड डिस्कस वेरियस टॉपिक्स। प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ऐसे लिखिए इसमें, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता। ये कौन सेक्शन है? 63, 62 और 63, 62 63 दोनों लिख लीजिए इसमें, 62 63। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, समझ में आई? चलिए, आई थिंक बहुत सारा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कितना हम लोग अब डिग डाउन करने वाले हैं इस टॉपिक में। देखिए, जो बच्चे एपीओ में मुझसे पढ़े हुए हैं, एपीओ मैं देखिए हमेशा एक पढ़ाने के एक सर्टेन स्टैंडर्ड को लेके चलता हूँ। एपीओ का पूरा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872, वो मैंने 40 क्लासेस में खत्म कर दिया था, और वो भी मैंने बहुत डीप में पढ़ा के खत्म करवाया था। यहाँ पे 52 क्लास हुई है और अभी तक सिर्फ हमारे 55 सेक्शन ही हुए हैं। तो द कंटेंट एंड द क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि फाउंडेशन बैच है। जैसे मान लीजिए कल को आपका जेएलओ का एग्जाम आता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं जेएलओ में भी आपको 80 से 90 लेक्चर्स दूंगा। फाउंडेशन क्लासेस जो भी बच्चा मिस कर रहा है वो अपना लॉस कर रहा है, क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस का पर्पज यही है कि बहुत ज्यादा ये आपकी फाउंडेशन, आपकी बेस तैयार करता है। आपकी नींव जो तैयार होती है वो किसमें होती है? अरे मकान की अगर फाउंडेशन कमजोर है तो कभी क्या घर बना पाओगे क्या उस पर? अगर तुम्हारी फाउंडेशन कमजोर है तो कभी क्या जज बन पाओगे? ऑब्वियसली नहीं बन पाओगे। सिंपल सी बात है। मैं लिख के देता हूँ, जो बच्चा फाउंडेशन की क्लासेस को ऐसे लेता है कि चलो ठीक है टाइम पास के लिए यूज कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, दिल से इच्छा नहीं है तुम्हारी जज बनने की, तो तुम कभी जज नहीं बनोगे। और पीयर प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में, इफ यू आर टेकिंग एंड अटेंडिंग द लेक्चर्स, देन इट वुड बी ओनली योर लॉस। मेरा तो सर क्या जाता है, अपने तो क्या दिक्कत है, लेकिन मेरा नाम खराब होता है। मैं अभी जैसे मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया है, मेरे को साल भर हो जाएगा मार्च में, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार नाम नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ बने ना बने, मेरा तो नाम खराब हो गया ना। वो पैसा जो मेरे पास आया, अगर वो अब मैं आपको सफल नहीं बना पा रहा हूँ उस पैसों को लेके, फीस लेके, तो अल्टीमेटली तो मुझे ये लगे, ये मेरे को वो पैसा फिर बहुत तरक्की नहीं देगा। अब मेरी हमेशा सोच ये है कि हर एक चीज, हर एक पेनी, हर एक पैसा जो आप अपने पेरेंट्स से लाके दे रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं आपके घर वाले, और उतना ही हार्ड वर्क हम और हमारी टीम भी करते हैं। जैसे कल केसेस की लिस्ट मिली होगी आप लोगों को, और कल बहुत सारी चीजें भी हमने भेजी थी ग्रुप में। यू विल गेट ए वेरियस थिंग्स जो कंटिन्यूसली मिल रही है। अभी 2024 की लिस्ट बन जाएगी, वो मिल जाएगी कुछ दिनों में। ऐसा नहीं कि 10 लोग रखे हुए हैं मैंने, ये सब जितना भी एकेडमिक्स का काम होता है वो सब मैं ही देखता हूँ। वो पढ़ाना हो या कंटेंट तैयार करना हो या पेपर बनाना हो, यू हैव टू वर्क हार्ड नाउ। मेहनत नहीं करेंगे तो सर यू विल नॉट गेट व्हाट यू आर डिजायर्ड फॉर। इच्छा तो सबकी जज बनने की, सबकी क्या इच्छा है कि जज बनने के बाद गाँव जाए और वो इज्जत ले सब आस पास से, पापा को सब इज्जत से बात करें कि जज साहब का बेटा जा रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है जज साहब के पिताजी जा रहे हैं, भाई इनकी बच्ची जज है आज। सबको वो रेस्पेक्ट चाहिए यार, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। इस क्लास में बहुत ही फ्यू बच्चे हैं जो स्टूडियस है, मेहनत करते हैं, बाकी सबके सबके ढाक के 3 पात हाल है। नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो काम कहने का है। देखिए सर, अभी जो टॉपिक में समझाना चाह रहा हूँ, ये टॉपिक के पहले मैं रुक के आपको मैंने 2 मिनट ज्ञान क्यों दिया उसका मतलब समझ लीजिएगा। इसलिए दिया क्योंकि सर ये टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट आई एम अगेन डिस्कसिंग दिस टॉपिक। एक सवाल लिखाया था कि एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी आर नॉट को एक्सटेंसिव, कि
ग्राह्य था वह विश्वसनीय था, एक दूसरे के साथ क्या नहीं है सर, सहअस्तित्व में नहीं है। ये सवाल आरजेएस मेंस में आया इस साल। और जब आरजेएस मेंस की हमारी क्लासेस चल रही थी तो मैंने बच्चों को लिखवाया था एक क्लास सवाल, इसमें क्या क्या लिखना है आपको, इसमें वो सेक्शन लिखना है, इसमें आपको 168 लिखना है। अब मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। अब उसी के रिगार्डिंग अब हम डॉक्यूमेंट में बात कर रहे हैं। एविडेंस का तो मैंने लिखवा दिया, आप लोग नहीं मेहनत कर रहे होगे तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है सर। ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग, अब ऑब्जेक्शन जो होता है ना सर, भाई कोई पार्टी चाहती है कि इस डॉक्यूमेंट को नहीं लिया जाए, इस डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल नहीं किया जाए। जहां पे मैं बात करता हूं एडमिसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्शन मतलब सिंपल समझिए आक्षेप। कोई पार्टी क्या कर रही है सर, उसके संदर्भ में आक्षेप कर रही है कि इस दस्तावेज को लिया ना जाए। अब देखो ऐसा है, दो शब्द है यहाँ पे, एक है एडमिसिबल, जिसको हम कहते हैं ग्राह्यता, दूसरा जो शब्द है वो है रिलायबिलिटी। सेकंड थिंग इज रिलायबिलिटी। टाइम से आओ अभिषेक, भाई गांव से थोड़ी आ रहे हो आप लोग, जयपुर में ही रहते हो रूम लेके, टाइम से नहीं आओ तो फिर मत ही आओ क्लास। रिलायबिलिटी, कल भी टाइम से नहीं आए थे, टाइम से नहीं आएंगे तो प्लीज मत आइए, या फिर आए तो 9:30 बाद आओ, तो सेकंड लेक्चर में अटेंड करो सीधा। दो चीजें सर, ग्राह्यता और विश्वसनीयता, समझने की कोशिश कीजिएगा सर। दो चीजें होती है हर एविडेंस के साथ, मतलब मैं सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई सा भी एविडेंस हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, चाहे वो ओरल एविडेंस हो, कोई सा भी एविडेंस हो, दो चीजें कोर्ट देखता है हमेशा। एक देखता है क्या एविडेंस एडमिसिबल है, क्या एविडेंस रिलायबल है। जैसे मान लीजिए एक केस चल रहा था अगेंस्ट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, किसका केस चल रहा था, एक मैं आपको जस्ट बहुत बेसिक फैक्ट्स दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए ने एक म्युनिसिपालिटी के खिलाफ, नगर पालिका के खिलाफ केस फाइल किया हुआ था, क्योंकि म्युनिसिपालिटी ने क्या किया था, इसको घर खाली करने का नोटिस दिया था, बोला था कि ये नगर पालिका की जमीन पर बना हुआ है, आप इसको खाली कर दीजिए। ये कोर्ट गया और उसने केस कर दिया, ठीक है। इसने एक डॉक्यूमेंट पेश किया, क्या किया इसने, एक भाई ए ने एक दस्तावेज पेश किया कोर्ट के अंदर, और दस्तावेज क्या था, वो डॉक्यूमेंट ये था सर, वो डॉक्यूमेंट ये था जिसमें लिखा हुआ था कि भाई ये जो एरिया है, जिस एरिया में इसका मकान बना हुआ है, ये पूरा एरिया हमने इसका कॉलोनाइजेशन कर दिया, इसका रेगुलाइजेशन कर दिया, मतलब हमने इसको कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे लोग अपना मकान बना के रह सकते हैं। एक दस्तावेज मिला इसको, और वो दस्तावेज इसने कोर्ट में पेश करना चाहा। दस्तावेज ने कहा पेश करना चाहा, कोर्ट के अंदर। इसको एक डॉक्यूमेंट मिला म्युनिसिपालिटी से। डॉक्यूमेंट कैसे मिला, वो बाबू लोग वगैरह होते हैं, पियोन वगैरह को 100-500 रुपए दो, आपको कोई सा भी दस्तावेज लाके दे देंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन एक रूल है, वो रूल क्या है कि अगर कोई भी चीज अनपब्लिश्ड है, कोई भी चीज जिसको प्रकाशित नहीं किया है, आप उसको बिना हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बिना विभाग के प्रमुख के आप उसको पेश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो तब तक म्युनिसिपालिटी का जब तक नगर पालिका का प्रमुख होगा, वो आपको लिख के नहीं देगा, आपको वो पेश नहीं करना होता है आपको। क्या समझ में आई, पहली बात समझिए। अब म्युनिसिपालिटी का एडवोकेट बोल रहा है कि सर यू कैन नॉट, भाई इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट एडमिसिबल ना करे। हमेशा याद रखना सर, हर चीज एडमिसिबल पहले होगी, उसके बाद रिलायबल होगी। भाई कोर्ट जजमेंट देते समय उस पर रिलाय कर रहा है नहीं कर रहा वो अलग बात है। पहले क्या होगा, तो क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी पहले आएगी, क्या कोर्ट उसको ऑन द रिकॉर्ड ले रहा है। भाई पार्टी ने तो बोल दिया कि सर ये अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है, क्या कोर्ट उसको एडमिट कर रहा है, क्या न्यायालय उस दस्तावेज को रिकॉर्ड के ऊपर ले रहा है। सवाल यह है, और बिल्कुल इजी सवाल है, जब भी आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं विद रेस्पेक्ट टू एनी डॉक्यूमेंट, ये आप समझ लीजिए जुडिशरी की ट्रेनिंग नहीं है, ये है आपकी वकील बनने की। क्योंकि देखिए जब आप वकीलों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तभी तो आप अच्छी जज बन पाएंगे। हाँ, एक अच्छा जज कब बना कोई, एक अच्छे जज कब बनोगे, जब सामने की आपको पहले से ही उसका मूव्स पता है कि ये क्या करेगा एडवोकेट। समझ में, तो प्रैक्टिस करके सीख लो, जो 10 साल लग जाएंगे तुम्हें सब सीखने में।
या फिर 1-1.5 साल की क्लासेस लेके सीख लो। अब इच्छा तुम्हारी है, नया साल आया लेकिन तुम्हारे अंदर कोई नई ऊर्जा नहीं है, वही सुस्त आदमी हो। लेट लेट मत आइएगा, ठीक है ना? कल से क्लास में कोई भी आप 8:15 के लेट आओगे, मैं नहीं एंटर करूंगा। 10-15 मिनट ऊपर नीचे चलता है, मुझे पता है, ट्रैफिक हो गया, ये हो गया, बस नहीं मिली, ऑटो नहीं मिला। आई अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। जब मैं बात करता हूँ एडमिसिबिलिटी की, जब मैं बात करता हूँ ग्राह्यता की, तो कोई भी चीज अगर ग्राह्य है तो कोर्ट अगर उसको एडमिट करेगा, मान लीजिए कोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट को बोला कि अरे वकील साहब देख तो लेते दस्तावेज क्या है, फैसला तो मेरे मेरे को करना है ना, देखिए जो ले भी। तो उसमें जो अपने जो वो जो क्या नाम है उसका, शुक्ला, उसे बैठता बोलता कि अरे वकील साहब मैं बैठा हूं ना, देख तो लेने दो। हाँ हाँ, मेरा कोर्ट तो बाद में आता है, पहले तो शुरुआत में प्यार से कहता है ना वो कि सर देख तो लेने दो, मेरा कोर्ट है ना, देख लूंगा मैं। अरे हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो वैसे आप भी जैसे साहब थे, आपने भी कहा कि क्यों ऑब्जेक्शन ले रहा है, ये भी ऑब्जेक्शन ले रहा है, इधर भी गर्मा गर्मी हो रही है। आपने वकील साहब को समझाया, जो म्यूनसिपालिटी का, उसको बोला अरे मैं एडमिसिबल नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर रिलाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बार रिकॉर्ड पे तो लेने दो, आप इसके लिए एक फॉर्मल एप्लीकेशन लगा देना। आपने क्या बोला कि भैया एक एचओडी का पत्र ले आना, ये दस्तावेज हमसे बिना पूछे लेके गया है, इसको स्वीकार ना करें, इतना सा पत्र ले आना, इसको मैं रिकॉर्ड पे ले लेता हूं। बात समझ में आई? आपने ऐसे करके मामले को सेटल करवा दिया कोर्ट के पहले, कहते हैं कि चलो ठीक है मामले को सेटल किया जाए। जब ये डॉक्यूमेंट वहां पे पहुंचा है तो हम इसके रिगार्डिंग आक्षेप लगा रहे हैं, ऑब्जेक्शन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एडमिसिबिलिटी, इसको ग्राह्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा आपने बोला कि यार इसको ग्राह्य तो करते हैं, रिकॉर्ड पे तो लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। और उसी में हमने सीपीसी में पढ़ा है कि जो जो दस्तावेज शून्य है तो उनको न्यायालय वापस भी नहीं देगा। ये तो बात पढ़ी है हमने, पढ़ा है नहीं पढ़ा है हमने, आप बताओ मुझे। सीपीसी में पढ़ा है, अभी कल परसों की क्लास की बात है। तो सर जो चीज, वो चीज भी क्या होती है? अब रिलायबिलिटी सबसे एंड में आती है। क्या आप दस्तावेज देखिए, रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, ये जो रिलायबिलिटी इसी को बहुत से लोग क्या बोलते थे, सुसंगता बोल देते हैं। इसी को क्या कहते थे? सुसंगता। रिलायबिलिटी क्या होती है टेक्निकली? सुसंगत। और जजमेंट किस पर बेस्ड होते हैं? 168 का प्रोवाइजो, हमने कितनी बार क्लास में बोला है कि जजमेंट बेस्ड होते हैं हमेशा दो चीज, एक तो वो चीज सम्यक रूप से साबित हो, एक तो वो चीज क्या हो सर, ड्यूली प्रूव्ड हो, ड्यूली प्रूव हो प्लस प्लस रिलेवेंट हो। जजमेंट जब भी बेस्ड होगा तो जजमेंट दो चीजों पे बेस्ड होगा, एक तो चीज क्या होनी चाहिए सर, रिलेवेंट होनी चाहिए, प्लस उसको साबित किया गया हो, उसको सम्यक रूप से साबित किया गया हो। तो जो रिलेवेंसी है, ये शब्द कहां से आया है? बात समझ में आई? और जो प्रोविजंस दिए हुए हैं 4 से 50 में, जो पुराना पुराना एविडेंस है उसमें था 5 से 55, यहाँ पे 4 से 50। अब 4 से 50 के अंदर जितने भी सेक्शंस में चीजें फॉल करती है, वो सब चीजें क्या बन जाती है टेक्निकली? वो विश्वसनीय होती है, रिलायबिलिटी होती है, वो सुसंगत होती है। बात समझ में आई? थोड़ा सा लिख लीजिए इस पे। Wherever a document is produced in the court, wherever a document is produced in the court, जहां कहीं भी किसी दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जहां कहीं भी किसी दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, wherever a document is produced in the court, the first question may arise, तो पहला प्रश्न न्यायालय के समक्ष ये होता है कि, थोड़ा सा तेज लिखेंगे, द फर्स्ट क्वेश्चन में अराइज, तो पहला प्रश्न न्यायालय के सामने ये होता है कि wherever document is produced in the court, the first question may arise, न्यायालय के समक्ष या न्यायालय के सामने प्रथम प्रश्न ये होता है कि whether that document is admissible or not, क्या वो दस्तावेज ग्राह्य है या नहीं, ग्राह्य है या नहीं, क्या वो दस्तावेज ग्राह्य है या नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देना, whether such document is admissible or not. and once it is found that, और यदि न्यायालय को यह पता लग जाता है कि, and once it is found that that a document is admissible, न्यायालय को पता चल जाता है कि ये दस्तावेज ग्राह्य है, then the question is of reliability, then the question of reliability comes into the picture. तो दस्तावेज की विश्वसनीयता पर
दस्तावेज की विश्वसनीयता पर न्यायालय में आक्षेप किया जा सकता है। दस्तावेज की विश्वसनीयता पर न्यायालय में आक्षेप किया जा सकता है। आक्षेप किया जा सकता है। आक्षेप किया जाता है। ठीक है। अब प्रैक्टिकली क्या होता है ना सर, प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर आप कोर्ट की वकालत को देखते हो तो कोर्ट क्या करता है सर, यहाँ पे कितनी बहस हो जाए, टेंटेटिव एग्जिबिट का नाम सुना है ना आप लोगों ने, कोर्ट क्या करता है उसको, कोर्ट क्या करता है उसको टेम्परेरी रूप से मार्क कर देता है कि हाँ चलो ठीक है, इस दस्तावेज को हमने मार्क करके रख दिया। जैसे फाइल होती है ना सर, जैसे मान लीजिए ये कोर्ट की फाइल है, ये कोर्ट की फाइल है, इधर डॉक्यूमेंट लिया है और इस डॉक्यूमेंट पे एक एग्जिबिट लगा दिया, एग्जिबिट P1, एग्जिबिट D1, एग्जिबिट C1, और कोर्ट ने पेंसिल से यहाँ पे लिख दिया और कोर्ट ने यार स्टिकी नोट लगा दिया। तुम अगर अच्छे जज हो तुम क्या यूज करोगे, स्टिकी नोट, वरना पेंसिल से लिख दिया एग्जिबिट P1 और आपने टेंटेटिव एग्जिबिट कर दिया इसको। क्या नाम था केस का, विपिन शांतिलाल पांचाल। विपिन शांतिलाल पांचाल ने ये एम्पावर किया सिविल जजेस को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को कि आप चीजों को टेंटेटिव एग्जिबिट कर सकते हो। आप ये नहीं है कि एप्लीकेशन को हियर एंड देयर और एज इट इज डिसाइड करो ऑन द सेम टाइम। आप आराम से एप्लीकेशन डिसाइड कीजिए और एप्लीकेशन डिसाइड करने के बाद में लेटर ऑन ये बताइए पार्टीज को कि हमने उसको एविडेंस में लिया है या नहीं लिया। कब बताओ, ये जजमेंट के टाइम, मतलब आपने डॉक्यूमेंट लिया है या उसके ऊपर विश्वास भी किया है तो आप पार्टीज को कब बताइए, जजमेंट के समय बताओ, वरना पार्टीज क्या करेगी, आपको कोर्ट नहीं चलाने देगी। और कोर्ट नहीं चल रही तो फिर क्या मतलब है, आप अपील में जाओ, वहां पे देखो, क्योंकि विपिन शांतिलाल पांचाल आपको ये एम्पावर करता है, वो आपको सशक्त बनाता है वो जजमेंट। तो वहां पे हमने शायद जब हम रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी पढ़ रहे थे तब मैंने विपिन शांतिलाल पांचाल आपको आई थिंक करवा दिया होगा, लिखवा भी दिया होगा। लिखिए केस का नाम, लिखिए एक केस का नाम क्या लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाई ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, व्हाई ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड इन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक सवाल आता है एग्जाम्स के अंदर, ये दिल्ली विल्ली में आया है, अभी तो ऐसा तो पूछा नहीं है। A man may lie but document may not. A man may lie but the document may not. Why oral evidence is not allowed in documentary evidence? क्यों मौखिक साक्ष्य को, क्यों मौखिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य में मान्य नहीं किया जाता है, क्यों मौखिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य में मान्य नहीं किया जा सकता। एक और सवाल लिखिए, A man may lie but the documents may not. And man may lie but the document में जो लिखा है सर वो तो चीज सही है ना सर। अगर मैंने कोई चीज लिख के दी है आपको वो चीज सही है, बताइए जबान की वैल्यू है या फिर कागज की वैल्यू है। Definitely, if you are anything giving in the sense of the documents, then it would be more reliable. बात समझिएगा। ये सवाल अभी मैंने अभी अभी एक मेंस हुआ था अपने यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलाई थी अपने यहाँ पे, तो अभी छत्तीसगढ़ की मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। अपने आप बच्चे आते नहीं, लेकिन मेरे पास तो इंक्वायरी आती है तो मैं उनका ऑन कर देता हूँ। वैसे 5-7 बच्चे 10 बच्चे भी अगर बैच स्टार्ट करें देन आई वुड गो विद दैट फ्लो। चलो ठीक है। हिमाचल की टेस्ट सीरीज नहीं चलाई मैंने, क्योंकि हिमाचल की टेस्ट सीरीज नहीं चलाई क्योंकि वी हैव वेरी लेस एंड फ्यू स्टूडेंट्स। इंक्वायरी आ रही है कि सर टेस्ट सीरीज है हिमाचल के लिए, तो अभी हिमाचल का नहीं चलाऊंगा क्योंकि हमारे ऑलरेडी केपीयू चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज कोचिंग बन जाएगी, वरना ये इतनी टेस्ट सीरीज में चलवाऊंगा तो। अब सवाल ये होता है इसमें ना सर, कुछ कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। सवाल ये होता है कि जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, कोई भी चीज अगर आपने लिखी है, जैसे मान लीजिए मेरे एक अकाउंटेंट है, मैंने अकाउंटेंट को बोला कि शुभम की इतनी फीस इतनी चीज उसकी बाकी होगी, ठीक है। मैंने उसको उस टाइम बोल दिया कि सपोज इसकी 2 लाख बाकी है, ठीक है, 2 लाख रुपए इसकी फीस बची हुई है। सपोज लेटर ऑन क्या होता है, मुझे ये याद रह जाता है कि शुभम की 3 लाख फीस बाकी है। आदमी क्या होता है सर, रिकलेक्शन नहीं कर पाता। यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट ऑल द मेमोरीज व्हाट यू हैव सेड। आप सबको याद रख पाओगे क्या? इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू कि मैं सबको याद रख पाऊं? आप बताइए, क्या हमारे अकाउंट्स वाले लोग हैं क्या वो सबकी एक एक की फीस बता सकते हैं कि इसकी इतनी 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 इतनी? तो डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ता है फॉर द स्पेसिफिक रिकलेक्शन।
आपको चीजें वापस से याद आए तो आप देखिए, ओरल एविडेंस इसलिए हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ में, क्योंकि ओरल एविडेंसेस के साथ में प्रॉब्लम क्या है ना कि ओरल एविडेंस में ओरल एविडेंस में इनकंसिस्टेंस होने का खतरा रहेगा, मतलब आपकी बात में असंगतता हो, इसका बहुत ज्यादा रिस्क होता है। क्योंकि तुम्हारी बात क्या हो सकती है सर, लेटर ऑन इनकंसिस्टेंट हो सकती है। कोर्ट क्यों बोलता है कि हर एक बात को आप एफिडेविट पे दीजिए, बोलता है शपथ पत्र पे दीजिए, आप अभियोजनों पे लिख के दीजिए। कोर्ट क्यों कहता है ये बात? कोर्ट क्यों इसलिए कहता है, क्योंकि उसको पता है ना कि अगर आप अपनी बात से पलटे तो आपके ऊपर परजुरी का केस लगा देंगे, मिथ्या साक्ष्य देने का केस लगा देंगे। देयर आर सो मेनी प्रोविजंस जो कोर्ट में किया जा सकता है। भाई कोई तो पार्टी अपने उस पर है, स्टॉपल कैसे लगाएंगे अगर आप, अरे विबंध का सिद्धांत लागू कैसे होगा, द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल कैसे लागू होगा? क्योंकि बात तो आज पार्टी बोल रही है अपने अभियोजनों में, प्लीडिंग्स में पार्टी ये बात बोल रही है, फिर नेक्स्ट टाइम पार्टी ये बोल रही है कि नहीं हमारा इतना क्लेम बाकी नहीं है। कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं तो सर्टेनिटी लेके आनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इसलिए आवश्यक होते हैं बिकॉज वो पार्टीज को सर्टेन करते हैं, वो निश्चितता प्रदान करते हैं। क्योंकि आप ओरल एविडेंसेस हैं, उसमें कोई निश्चितता है क्या? क्या पक्षकार कभी निश्चित हो सकता है? क्या कंसिस्टेंसी है उसके अंदर? क्या असंगत, क्या उसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो है ये संगत एविडेंसेस है? बिल्कुल असंगतता हमेशा होती है जब भी आप ओरल एविडेंस की बात करते हो। ओरल एविडेंसेस कभी सेफ नहीं होते और रिलायबल नहीं होते। जब डॉक्यूमेंट्स की बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे ना। जैसे मान लीजिए आज आपने कहीं पे फ्लैट लिया और रेंट एग्रीमेंट किया आपने, रेंट एग्रीमेंट में मेंटेनेंस लिखा है उसने 1,000 रुपए का मेंटेनेंस लेगा आपका हर महीने का। आपने बोला ठीक है 1,000 रुपए में मेंटेनेंस देने को तैयार हूँ, आई एम रेडी टू पे 1,000 रुपीज मेंटेनेंस एवरी मंथ। मान लीजिए 2-3 महीने बाद ही वो आपको बोलता है सर पानी का बिल आया है। 2 महीने बाद आता है पानी का बिल। अरे पानी का बिल हर महीने थोड़ी आता है, लाइट का बिल क्या पानी का बिल? पानी का बिल आया 2 महीने बाद और आपसे आगे सर 1,500 रुपये और एक्स्ट्रा देना है इस बार पानी का बिल आया है, तो आप कहोगे ना कि रेंट एग्रीमेंट में कहा लिखा हुआ है ये? नहीं कहोगे। यू हैव टू मेंशन इन द रेंट एग्रीमेंट ना। इसलिए तो कहते हैं कि ओरली कुछ मत मत वो कीजिए, ट्रांजेक्शन कीजिए। अभी बोलते हैं कि अगर बिजनेस कर रहे हो तो हर चीज रिटर्न में करो, क्योंकि 2025 चल रहा है भाई। आपने सुनी होगी कहानियां पुराने लोगों से कि उस टाइम पे हम बिजनेस क्या करते थे लेकिन कुछ लिखा पढ़ाई नहीं थी तो कुछ क्लेम नहीं कर पाए। लोगों से सुना होगा आपने कभी। तो अब वो जमाना थोड़ी ना है। अब तो आप डॉक्यूमेंट्स का काम है पूरा भाई। हम्म। अब किसी को जॉब भी देते हैं, भले से कॉन्ट्रेक्चुअली क्यों ना हो, उसको भी पूरा ज्वाइनिंग लेटर ये वो सब देते हैं कि अगर छोड़ना है तो 1 महीने पहले नोटिस दो वरना सैलरी को हम लोग काट लेंगे। नहीं बोलते। तो हमें समझ में आया कि भैया डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की महत्ता है। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शुड ऑलवेज प्रिवेल ओवर द ओरल एविडेंस। भाई दस्तावेजी साक्ष्य के ऊपर तो हमेशा मौखिक साक्ष्य के ऊपर ही रहेंगे। 2-3 लाइन लिख लीजिए इसमें। इधर जो केस में केस लिखवाना चाहता हूं आपको इसमें, पीसी साउथ के नाम जो होते हैं ना वो बहुत ही टेक्निकल होते हैं। असेसमेंट दिखाना चाहता हूं मैं आप लोगों को।
It was next to us that even in the reports. Just a second, मेरे को एक जजमेंट दिखाना है आप लोगों को. It's a very wonderful judgment और बहुत ही पुराना जजमेंट है. देखिए, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस जजमेंट की कुछ लाइंस को तैयार कीजिएगा. इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लाइंस की कुछ जजमेंट, इस जजमेंट की कुछ लाइंस को तैयार कीजिएगा कि ओरल एविडेंस, व्हाई ओरल एविडेंस इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एविडेंस. जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको वो बताने की जरूरत नहीं है कि क्या उसको तैयार करना है, उसको बस हिंट काफी होता है देने के लिए. पीसी पुरुषोत्तम, पीसी पुरुषोत्तम रेडियर वर्सेस एस पेरुमल. अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 6 जनवरी. तो जो भी बच्चा इवनिंग में आना चाहे वो आ सकता है, कोई बार नहीं है, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर. मॉर्निंग इवनिंग दोनों करके अगर 15 महीने के कोर्स को समझदारी के साथ 9-10 महीने में खत्म कर रहा है तो उसकी होशियारी ना, मैं क्यों रोकूंगा उसे. तो इवनिंग में नया बैच स्टार्ट हो रहा है और कुछ वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स अलग चलेंगे. इट वॉज नेक्स्ट टू अर्स दे, कहीं दिखाया क्या आपको? कुछ लाइन दिखानी थी मेरे को आपको एडमिसिबिलिटी और रिलायबिलिटी के ऊपर. ये देखिए प्लीज, इसको देखिए थोड़ा सा पढ़िएगा. It was next to us that even if the reports in question are admissible, we cannot look into the contents of those documents. मतलब समझिएगा इसका. ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने फिर भी किसी डॉक्यूमेंट को पढ़िए इसको. It was urged that even if the reports in the questions are admissible, अगर आपने किसी चीज को admissible कर लिया है, हम ये नहीं कह सकते कि जो कंटेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज अनएक्सेप्टेबल है. वंस द डॉक्यूमेंट इज प्रॉपर्ली एडमिटेड, जब एक डॉक्यूमेंट को आपने एडमिट कर लिया है, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर आल्सो एडमिटेड इन द एविडेंस, दोस कंटेंट्स may not be conclusive evidence. It was lastly contained evidence supported police report is not relevant. Reports of the made by the government official in the mandatory is relevant. और ये बात आप याद रखिए कि जो भी आप एविडेंसेस दे रहे हो, मान लीजिए कोई चीज अगर हम लोग एडमिसिबल भी कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता हमेशा, इट इज नॉट 100% श्योर जो भी हमने दस्तावेज को एडमिट किया है, ग्राह्य किया है, ये नहीं कि वो 100% रिलायबल हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं, बस इतना ही समझना था इसके लिए. चलिए इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें. पीसी पुरुषोत्तम रेडियर वर्सेस एस पेरुमल. केस का नाम इसमें केस तो मैंने वैसे पासिंग रेफरेंस में लिखवाया, मैं तो अलग से कुछ लिखवा रहा हूं कि क्यों एडमिसिबल नहीं होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. उसमें लिखिए, द witnesses of a written instrument, the witnesses of a written instrument, लिखित दस्तावेज के साक्षी, the witnesses of a written instrument may be mistaken in their recollection, साक्षी अपनी याददाश्त को लेकर भूल कर सकते हैं, and that would be dangerous to the case, और यह मामले के लिए खतरनाक होगा. आगे लिखिए, the inconsistencies in the statement may lead to injustice. The inconsistencies in the statement may lead to injustice. कथन में असंगतता होने से
न्याय के निष्फल होने की संभावना रहती है, न्याय के निष्फल होने की संभावना रहती है, न्याय के निष्फल होने की संभावना रहती है। Therefore, rule of best evidence required that. Therefore, the rule of best evidence required that. Therefore, the rule of best evidence required that. इसलिए सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम ये कहता है कि इसलिए सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम ये कहता है कि डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोड्यूस्ड, द डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोड्यूस्ड, ये कहता है कि दस्तावेज को पेश किया जाना चाहिए, दस्तावेज को पेश किया जाना चाहिए, दस्तावेज को पेश किया जाना चाहिए, दस्तावेज को पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, सेक्शन में आ जाइए प्लीज, सेक्शन 56 लिखिए। 56 में लिखिए एक लाइन, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की अंतर्वस्तु, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की अंतर्वस्तु, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट may be proved by either primary or secondary evidence, is proved by either primary or secondary evidence। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जाएगी, या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जाएगी, इधर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं इसको समझेंगे हम, ठीक है ना। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है सर, सिंपल सी बात समझ लीजिए सर, कोई भी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है वो क्या है सर, प्राइमरी एविडेंस है। द्वितीयक एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, सपोज देयर इज ए फोटोकॉपी क्या हो गई, सेकेंडरी एविडेंस हो गई। हमेशा आप क्या दोगे, प्राइमरी एविडेंस दोगे, सेकेंडरी एविडेंस बाद में दोगे। सेक्शन 57 लिखिए, सेक्शन 57 लिखिए। एक छोटा सा डायग्राम बनाइए, मैं उसको स्टार्ट करने से पहले एक हल्का सा डायग्राम बनवाना चाहता हूं आप लोगों के लिए। आज कुछ नाश्ता मंगवाना है कि बताओ, नए साल पे कुछ खिलाए नहीं ना, मुंह तो मीठा कराना पड़ेगा मुझे आप लोगों का। क्या खाओगे, जलेबी, डिसाइड कर लीजिए। कोई बात नहीं, समोसा क्या खाएंगे बताइए मुझे, जो भी हो आप लोग डिसाइड करके बता दीजिएगा कलेक्टिवली मुझे, ठीक है ना, क्योंकि इससे न्यू ईयर और अरे क्लास खत्म हो जाए फिर मुझे बता दीजिएगा। जब ये लेक्चर खत्म होगा 11:15 बजे, वी विल डू सम शॉर्ट ऑफ ब्रेकफास्ट, ठीक है। अभी नहीं, आप लोग बाद में डिस्कस कीजिएगा, बस अभी पढ़ाई से रिलेटेड है। हाँ तो फिर बाद में पूछना, कॉमन सेंस होना चाहिए ना ये तो। एक डायग्राम बनाइए प्लीज, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, दस्तावेजी साक्ष्य। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य। ये सेक्शन 56 है, ठीक है ना सर, कौन सा ये सेक्शन। एक डायग्राम जैसे बना रहा हूं वैसे वैसे बनाना।
सेकेंडरी एविडेंस को साबित कैसे करना होगा सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग, प्राइमरी एविडेंस को साबित कैसे करना होगा 59 के अकॉर्डिंग। इतना ही वो सेक्शन हटा दिया इन लोगों ने, इधर भी एक सेक्शन हुआ करता था पहले। ये डायग्राम याद रखना, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मेंस का सवाल आया है इससे, चार्जेस मेंस का सवाल इससे पूछा गया है। ठीक है, कल से प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस? मैं भी क्लास खत्म नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सुन लीजिए, मैं समझाऊंगा। स्टार्ट कल से करेंगे, मतलब कल से हम इसको थोड़ा डीप में जाके समझेंगे। लेकिन होते क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, इसको समझिए। सर जो सेक्शन 57 के अंदर बताया हुआ है कि प्राइमरी एविडेंस कितने टाइप के होते हैं, सर इसमें कुछ डेफिनेटली प्रकार बताए हुए हैं कि हम ऐसे मान लीजिए 7 तरह के हम एविडेंस जो होते हैं वो प्राइमरी एविडेंस होते हैं। 7 तरह के एविडेंस, कितने तरह के? 7 तरह के प्राइमरी एविडेंस होते हैं, प्राथमिक साक्ष्य होते हैं। रफली अगर मैं बात करूं कि सर अगर देखो, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में दे रहे हो, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इटसेल्फ फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के सामने उसके निरीक्षण के लिए जब भी आप उसको प्रस्तुत कर रहे हो दस्तावेज को, पहला तो ये हो गया। दूसरा पढ़िए, सेवरल काउंटर पार्ट्स। अब काउंटर पार्ट्स क्या होते हैं इसको समझिए, सेवरल काउंटर पार्ट्स क्या होते हैं इसको समझेंगे थोड़ा सा, कि डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस इन सेवरल काउंटर पार्ट्स। ये क्या होता है सेवरल काउंटर पार्ट्स? जैसे मान लीजिए सर मैं हूं जयपुर में, एक पार्टी है कहां पे, जोधपुर में। अब मैंने क्या किया सर, हमारे बीच में एक डॉक्यूमेंट था, हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए है कहां पे, जयपुर, और बी है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके मैंने बोला कि सर मैं ऐसा करता हूं, इस कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉपी, इस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी मैंने यहाँ पे साइन करी, ठीक है ना, और मैंने बाई कोरियर ये किसको भेज दी, जोधपुर को। जोधपुर में जो बी था उसके, बी ने भी क्या किया सर, जहां पे उसको साइन करना था ना बी को, उसने यहाँ पे साइन करके 2 कॉपी जयपुर भेज दी। दोनों पार्टीज के पास में एक कॉपी पहुंच गई ना, अगर आप टेक्निकली समझे तो। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, काउंटर पार्ट। कल समझाऊंगा और इस टॉपिक को, ठीक है ना। काउंटर पार्ट होती क्या चीज है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, साइन करके भेज रहे हो, तो मतलब लिखा हुआ ना वेयर द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल काउंटर पार्ट्स। तो हर एक डॉक्यूमेंट क्या है, तो जयपुर में जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है इसमें दोनों पार्टीज का साइन है, तो दिस इज ए काउंटर पार्ट, और इसी का काउंटर पार्ट कहां पे एक उसके पास है, तो ये प्राइमरी एविडेंस है। इससे इट इज ए प्राइमरी एविडेंस, इसी को प्राइमरी एविडेंस कहते हैं हम लोग। और अगर आप और भी देखोगे, हर एक काउंटर पार्ट दूसरे काउंटर पार्ट का, मतलब ये डॉक्यूमेंट जो उसके पास डॉक्यूमेंट है उसका क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। दोनों एक दूसरे के क्या है सर, प्राइमरी एविडेंस है। एक सवाल के साथ तुम्हें छोड़ जाता हूं आज की क्लास में, सवाल ये है, और जो बच्चों ने एपीयू क्लास ली हुई वो बच्चे चुप रहिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जिन बच्चों ने एपीयू क्लास ली वो बच्चे चुप रहिएगा। मान लीजिए सुबह सुबह 9 बजे मेरे को टेस्ट ऑर्गेनाइज करना था, अपने क्लास में 10 बच्चे आए थे, तो मैंने 10 कॉपीज तो ऑलरेडी रखी हुई थी कि 10 बच्चे आएंगे उनकी कॉपीज में रख लेता हूँ।
लेकिन सर ऐसा हुआ आधे घंटे में बच्चे ज्यादा आए, 15 बच्चे आए, तो मैंने क्या किया 9:30 बजे अपने स्टाफ में अमित उसको भेजा मैंने, और 5 कॉपीज मैंने और मंगवा ली। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, 5 कॉपीज मैंने और मंगवा ली। फिर 10 बजे और बच्चे आए तो मैंने 5 कॉपीज और मंगवा ली। अगर मैं 10 कॉपी की बात करता हूं तो 10 कॉपी ऐसी होगी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, सो एंड सो फोर, 10 कॉपीज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि सर ये तो एक दूसरे की क्या है सर, पेपर है ना सर, प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन मैंने ये 10वां सेट इनको दिया और बोला कि इसकी एक और 5 कॉपीज लेके आओ। तो मतलब ये जो 10वां सेट है, इस ये सेट क्या है, ये है प्राइमरी एविडेंस। लेकिन ये जो 5 कॉपीज बन रही है ये क्या है, ये सर ये क्या है, ये क्या है सर, द्वितीयक साक्ष्य है, ये सेकेंडरी एविडेंस है। एक बात याद रखना, ये एक दूसरे की प्राइमरी है लेकिन ये इसकी सेकेंडरी है। मतलब ये एक दूसरे के साथ क्या है सर, प्राथमिक साक्ष्य है। अरे सर एक ही टाइम पे तो फोटोकॉपी मशीन दबाई ना आपने, तो एक कमांड में जितनी कॉपीज हुई वो सब एक दूसरे की क्या बन जाएगी, प्राइमरी एविडेंस। वो सब एक दूसरे की क्या है, प्राइमरी एविडेंस। लेकिन ये जो ओरिजिनल है उसकी क्या है, वो तो उसका तो सेकेंडरी रहेगा ना। बात समझ में आई? वी गॉट द पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है? प्राइमरी एविडेंसेस जो होते हैं, प्राइमरी एविडेंस, अगर मान लीजिए मैंने फोटोकॉपी करवाई है और मैंने कमांड दिया है, जैसे मान लीजिए इस कागज का मैंने कमांड दिया है इसका फ्रंट पेज प्रिंट फोटोकॉपी कराओ, तो जैसे मैंने कमांड देके 10 सेट करी, तो 10 सेट के 10 सेट जो आए ना सर मेरे हाथ में, जैसे मान लीजिए ये पेपर्स हैं, अब इनको अगर मैंने एक ही कमांड में निकाला है, एक साथ निकाला है, तो एक दूसरे की ये क्या है, प्राइमरी प्राथमिक साक्ष्य है। लेकिन अगर इसका मैंने मान लीजिए कॉपीज खत्म हो गई मेरे पास, सारे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अभी ये जो पेपर है इस पेपर को मैंने दोबारा दिया, चलो इसका एक और प्रिंट निकाल के लाओ, तो ये जो प्राइमरी है और जो प्रिंट आएंगे वो क्या है, इस प्राइमरी के सेकेंडरी है वो। बात समझ में आई? अभी कल समझेंगे इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को, इसलिए मैंने क्लास यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं। ऑलरेडी हमारी क्लास 1.5 घंटे हो गई है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक को समझाने के लिए मुझे चाहिए 1 से 1.5 घंटा कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में क्या अंतर होता है। क्या फोटोकॉपी को मानोगे आप प्राइमरी एविडेंस? मानोगे अगर वो एक दूसरे की प्राइमरी है तो। ऐसा नहीं है, कोई रूल नहीं है कहीं पे भी, सर ये तो फोटोकॉपीज में आई ना, इस प्राइमरी की सेकेंडरी हो सकती है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ क्या है, प्राथमिक साक्ष्य एक दूसरे के साथ। तो समझते हैं, ठीक है ना इस टॉपिक को? क्या सवाल था? सर आप बोल रहे थे कि मैं सवाल दूंगा, सिर्फ आपने आंसर दे दिया। सवाल क्या था, ये पूछना चाह रहे हो आप? सवाल बताओ इसमें क्या था। चलो ठीक है, सवाल बताता हूं मैं। मान लो 10 बजे 5 कॉपीज और मनवाई, फिर क्या होगा? यस, वो सेकेंडरी भी क्या बन जाएगी? तो प्राइमरी की सेकेंडरी